ma'am. Good Good evening, evening, ma'am. ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Very Good evening, ma'am. कैसे हो आप लोग? Fine, ma'am. Fine. Fine, ma'am. Okay, so today we will start with the P block elements. In the last class, we have done with the S block elements. Okay. Yes. Yes, ma'am. In the case of the P block element, where the P block is in the periodic table, beta? Where is 13 to 18 group. 13 to 18. block is at the extreme right in the periodic table, and how many groups are there? 13 to 18. बेटा जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को अराउंड द न्यूक्लियस फिल करते हैं ना, उसी तरह से आपके एलिमेंट्स periodic टेबल में अरेंज्ड हैं. तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. और इसमें जो 11th वाला पार्ट है दैट विल डू, और 12th वाला पोर्शन वो हम बाद में करेंगे 12th वाले पार्ट में. तो ग्रुप नंबर 13 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ग्रुप नंबर 13 में बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो दिस इज अ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, indium and thallium. These are the name of the elements which are present in the group number 13. And the elements of the group number 13 are with the name of the first member. You have to say the first member is a boron. That's why these elements are called as beta. क्या बोलते हैं हम इसको? Boron family. Yes, this is called as a boron family. And regarding the electronic configuration, p block elements के केस में हमें क्या करना है? मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था एस ब्लॉक से पहले, इन दैट क्लास भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू ऑब्टेन द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट. तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के केस में 8, 18, 18, 32 ये नंबर आपको ऐड करते जाने हैं आफ्टर द एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. देन यू विल बी गेटिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. अब बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट का बस आपको पता होना चाहिए. तो फर्स्ट एलिमेंट इज द बोरॉन. बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? मैम 5. 5. तो 5 में नेक्स्ट फैक्टर क्या ऐड करेंगे बताओ मुझे? 8 8. ऐड किया तो कितना आ जाएगा? दैट इज 13. 13. उसमें कौन सा फैक्टर ऐड करेंगे नेक्स्ट वन बच्चा? 18. तो 18. कितना आएगा? 31. 31. फिर से क्या ऐड करेंगे? 18. 18. कितना आ जाएगा? 49. 49 के बाद कितना ऐड करेंगे? 32. तो 32 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 80. 81. 1. This is how we are going to obtain the atomic numbers. Is that clear, beta? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. First trick, how to obtain the atomic numbers. The second is the electronic configuration. Regarding the electronic configuration. तो बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ध्यान से देखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही साइज पता लगेगा. साइज से ही आपकी सारी प्रॉपर्टीज डिटरमिन होती हैं. तो रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज अ पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल क्या बताई थी मैंने? NS2 NP 1 to 6. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन पी में एक जाएगा, यानी कि ग्रुप नंबर 13 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 एंड द MP1. तो दिस इज 2S2 2P1, देन इज द 3S2 3P1, देन इज द 4S2 4P1. बाकी सब बच्चों को पता है कि 4S2 की फिलिंग के बाद किसकी फिलिंग आती है बेटा? 3D की फिलिंग आती है. तो जब आप 4S2 4P1 लिखोगे तो दिस इज अ 3D10. यू हैव टू क्लियर. Then is a 4D10, 5S2 5P1. Then is a 4F14 भी आएगा इसमें, 5D10 6S2 61. 6S1. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इसमें दो तीन बातें हैं इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग इज कि जब तो आपके ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं तब आप अफबाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, या बोहर-बरी रूल भी इसको सपोर्ट करते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हो? 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, देन आप डालते हो इलेक्ट्रॉन 3D में, है ना? इट इज क्लियर टू एवरीवन ना कि फिलिंग ऑफ द 4s ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अर्लियर देन द 3D ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन enters into the first 4s orbital and then goes into the high energy 3D orbital. और जब ये फिल्ड हैं
ठीक है ना। फील्ड के केस में आप किस में इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने फील्ड का जो ऑर्डर लिखा है ना उसमें 3D को पीछे लिखा है। तो फील्ड के केस में जब आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है ना, तो ये मैंने एनर्जी ऑर्डर लिखा है बेटा यहाँ पे। हम 4s से पहले निकलेगा। हाँ 4s से पहले जाता है इन कंपैरिजन टू 3D, तो उस टाइम 4s की एनर्जी हाई होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तब भी 4s में पहले एंटर होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तब भी 4s से रिमूव होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जब आपके ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं तो कौन सा फोर्स देखते हो? तो अट्रैक्शन देखते हो। तो अट्रैक्शन किस केस में ज्यादा होती है? एस ऑर्बिटल्स में अट्रैक्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के लिए इन कंपैरिजन टू द डी। उसका रीजन क्या है? कि एस ऑर्बिटल्स आर हाईली पेनिट्रेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, है ना, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती यस है। मैम। आप फील्ड ऑर्बिटल्स देखते हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो आप कौन सी फोर्स वहां पे चेक करते हो? तो वहां पे आप चेक करते हो फोर्स ऑफ रिपल्शन। और रिपल्शन किस में ज्यादा है? अब देखो जो 4s है ना वो 1 BHK टाइप है। अब 1 BHK का क्या मतलब है? कि इसमें एक ही रूम है ना, इसमें एक ही ऑर्बिटल है एस सबशेल में, और उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। 3D में कितने ऑर्बिटल्स हैं बताओ? 3D सबशेल में 5. 5 5। ना, तो 3D में 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स वाले केस में कम रिपल्शन होंगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्शन फेस होती है। तो जब एनर्जी ऑर्डर चेक किया गया फील्ड ऑर्बिटल्स का, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिपल्शन द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द 4s फर्स्ट। ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तो मैंने इसी सीक्वेंस को फॉलो किया है कि फील्ड वाले ऑर्बिटल्स मैंने 3D को पहले लिखा है, देन 4s2 एंड p1। सेकेंड थिंग, ये क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? Yes, ma'am. सेकेंड थिंग बच्चा जी, सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है, देखो आपने एक और चीज नोट करी होगी कि मैंने इसको 2 को ना 2 बार रिपीट नहीं किया है। आई हैव रिटन इट लाइक 2s2p1। 2s2p1 का मतलब है कि वो 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों के केस में सेम है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग। आप इसको 2s2 2p1 लिख रहे हो देन इट इज ओके, और इफ यू आर टेकिंग इट एज अ 2s2 एंड p1 देन इट इज फाइन। ठीक है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपने देख ही लिया कि लास्ट में जब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 हो जाता है, मीन 6th पीरियड आ जाता है, तब एफ की फिलिंग भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब एफ भी फुली फिल्ड आ जाता है इसमें। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, मैंने डी को पहले क्यों लिखा, 4s के बाद क्यों लिखा, ये सब बातें क्लियर है यहाँ से? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड बेटा। जो आपका ये है ना पी ब्लॉक एक ऐसा 13th ग्रुप स्पेशली पी ब्लॉक का ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा ऑल्टरनेशन आता है प्रॉपर्टीज का। मतलब रेगुलर ट्रेंड नहीं है इसमें, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि इंक्रीज डिक्रीज, रेगुलरली इंक्रीज रेगुलरली डिक्रीज नहीं इसमें ऑब्जर्व होता है, एनॉमलस है इसमें काफी सारी चीजें। तो लेट्स चेक इट आउट। तो पहला हम देखते हैं एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई। तो रिगार्डिंग द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई बेटा, इसमें देखो जरा, सबसे पहले मैं एक एक स्टेप करके बात करते हैं। दिस इज द बोरॉन, दिस इज द एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। जब हम बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं डाउन द ग्रुप फर्स्ट स्टेप, तो उसमें क्या होता है कि साइज इंक्रीज होता है। तो इसको मैं यहाँ पे इंक्रीजेस लिख देती हूँ। और उसका इंक्रीज का रीजन बहुत सिंपल है कि साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ द शेल्स इंक्रीज होते हैं, है ना। Yes, ma'am. यस मैम। शेल्स इंक्रीजेस पहला, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्या है बेटा इसमें? Screening. स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑपरेट्स, है ना। दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑपरेट्स। और इन दोनों का कंसीक्वेंस क्या आता है? इन दोनों का रिजल्ट क्या बना हमारे पास? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने का, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने का, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑपरेट करने का। द जेड इफेक्टिव इसमें क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियस की पुल बाहर तक इतनी नहीं जाती है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस की फोर्स नहीं होती, और साइज हमेशा जेड इफेक्टिव से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो साइज इंक्रीजेस। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप पे, एल्यूमिनियम टू गैलियम। एल्यूमिनियम टू गैलियम जो साइज है ना वो डिक्रीज करता है, बट स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली डिक्रीज इन द साइज इज ऑब्जर्व्ड। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई देयर इज अ स्लाइटली डिक्रीज इन द साइज? देखो स्लाइटली डिक्रीज इन द साइज का रीजन क्या है? जब हम एल्यूमिनियम टू गैलियम जाते हैं, मतलब दिस टू दिस,
एल्यूमिनियम टू गैलियम अपने पास डी की एंट्री होती है। आप देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल आ गया। अब डी के प्रेजेंस होने के कारण डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। मान लो यहाँ पे 3d है, ये 4s है और ये 4p है। बेटा डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग है तो डी से सारा न्यूक्लियस चार्ज एस्केप होके किसको पकड़ लेगा, एस को पकड़ लेगा। अब एस की गुड शील्डिंग है तो एस से न्यूक्लियस का चार्ज बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है फोर्थ शेल पे, अब फोर में ही है ना एस एंड पी, फोर्थ शेल पे न्यूक्लियस की फोर्स इंक्रीज हो गई तो फोर्थ शेल पे न्यूक्लियस का पुल जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो साइड छोटा थोड़ा सा कम हो गया इन कंपैरिजन टू द इंक्रीज इन द साइज ना। स्लाइट डिक्रीज इज नोटेड फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, स्लाइट डिक्रीजेस। इसका रीजन लिख देते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, और जिसमें डी ऑर्बिटल्स में क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। आपके नेक्स्ट वाले पॉइंट में नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ, अदरवाइज वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है बेटा। यस मैम। Who is asking about this back slide? This is the first slide only. Where I have to move to the back slide? Priyanshi, this is the first slide. Yes, So boron to अभी connect हुई थी class. Okay. You have just joined. It's okay. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, यहां तक की तो एक्सप्लेनेशन लास्ट स्लाइड पे हमने कर ली है। अब आ जाओ गैलियम से इंडियम की तरफ। गैलियम में है आपका 3d10, 4s2 एंड 4p1। यहाँ पे है 4d10, 5s2 एंड 5p1। तो बेटा गैलियम से इंडियम की तरफ आते हुए देखो, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, यहाँ पे डी की पुअर शील्डिंग है, यहाँ पे डी की पुअर शील्डिंग है। नो डाउट 5d की शील्डिंग और ज्यादा पुअर है इन कंपैरिजन टू द शील्डिंग ऑफ 3d, बट फिर भी क्या होता है ना, नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने का कंसिक्वेंस इसमें ज्यादा आता है। तो गैलियम टू इंडियम जो नंबर ऑफ शेल्स का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ये डोमिनेट करता है, जिसके कारण जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पे होता है साइज इंक्रीजेस। बट इंडियम टू थैलियम जब हम आते हैं 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p1, तो जब हम थैलियम में आते हैं 4f भी प्रेजेंट है यहाँ पे। अब 4f की तो और पुअर शील्डिंग है, इट इज अगेन हैविंग द पुअर शील्डिंग। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 4f हो गया आपका, यहाँ पे 5d हो गया, फिर आपके पास 6s एंड 6p आया, सिक्स्थ शेल। अब f में से भी सारा चार्ज बाहर निकल जाएगा, d में से भी सारा चार्ज बाहर निकल जाएगा, जाके s को पकड़ लेगा या सिक्स्थ शेल को पकड़ लेगा, तो सिक्स्थ शेल और न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगेन क्या होता है, साइज डिक्रीजेस द प्रेजेंस ऑफ 4f, प्रेजेंस ऑफ 4f। तो अगर नट शेल में इस इफेक्ट को समराइज किया जाए, बोरॉन टू एल्यूमिनियम, देन टू गैलियम, देन टू इंडियम एंड देन टू थैलियम। बोरॉन टू एल्यूमिनियम क्या बताया था आपको, Increases. यस। एल्यूमिनियम टू गैलियम क्या बताया था, मैम increases. डिक्रीजेस, है ना। गैलियम टू इंडियम फिर क्या बताया था, इंक्रीजेस। और इंडियम टू थैलियम आपको क्या बताया था, Decreases. यस। इंडियम भी क्या था, डिक्रीज है, मतलब इंडियम बड़ा है थैलियम से, तो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑल्टरनेशन इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ ऑल्टरनेशन इफेक्ट, मतलब ऑल्टरनेट मैनर में है ना, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। यहाँ पे मैं एक दो पॉइंट और आपको बताऊंगी, जैसे मैंने एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ बताया है, एल्यूमिनियम टू गैलियम साइज डिक्रीज हो जाता है, तो इसको मैंने स्लाइटली डिक्रीज लिखा था, तो कहीं अगर आपको ऑप्शन में ऐसा भी मिल जाता ना ऑलमोस्ट सिमिलर, तो चलेगा। जहां पे मैंने स्लाइट वर्ड यूज किया है ना, स्लाइटली डिक्रीजेस, देखो प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पे मैंने लिखा डिक्रीजेस स्लाइटली, डिक्रीजेस स्लाइटली की जगह में
ऑलमोस्ट सिमिलर भी एग्जाम पेपर में ऑप्शन दिख सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। Aluminium to gallium slightly decreases, gallium to indium slightly increases, and indium to thallium अच्छा खासा decrease ऑब्जर्व होता है। तो इज दैट क्लियर? तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सेम है। तो इज दैट क्लियर कि साइज का कैसा ट्रेंड आया है इस ग्रुप में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो गुड। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, फर्st atomic and ionic radii. After the atomic and ionic radii, let's check out for the ionization energy, the second property. Ionization energy. तो बच्चा ionization energy भी तो Z effective और size पे ही तो डिपेंड करती है, yes or no? Yes, ma'am. एज द साइज क्या क्या ऑर्डर है हमारे पास? बोरॉन से एल्यूमिनियम इंक्रीज, एल्यूमिनियम से गैलियम स्लाइट डिक्रीज, गैलियम से इंडियम फिर से स्लाइट इंक्रीज, इंडियम टू थैलियम फिर से डिक्रीज। ठीक है, तो एज द साइज इज दिस, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है ना, जितना बड़ा साइज होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा बोरॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, less than gallium, greater than indium, or less than thallium. तो दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली हम इसकी साइज की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे सेम, और बस एक पॉइंट याद लिख देंगे इसमें कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो उसके बिहाफ पे आप दे सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके जी, ओके। तो थर्ड पॉइंट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। Oxidation state. So regarding the oxidation state of the elements of this group, you have to just try out like, पहले तो फर्स्ट एलिमेंट का देखें है ना क्या होता है, फिर उसके बाद जाते हैं नीचे। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इलेक्ट्रॉन्स थे NS2 NP1। तो बेटा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो है 3। तो बोरॉन के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एल्यूमिनियम के केस में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, गैलियम के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, पर +1 भी होगी इसमें। इंडियम के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत रेयर होगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और थैलियम के केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी ओनली। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि डाउन द ग्रुप, पहली बात तो 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही क्यों है, इसका क्या रीजन है? व्हाई द 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर देयर? एज 13 ग्रुप एलिमेंट्स हैव how many? 3 electrons in their valence shell. 3 electrons in their valence shell. इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सो दे विल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3. सो दे विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। पर एक और पॉइंट क्या है इसमें देखने वाला, कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? देखो, डाउन द ग्रुप the stability of the lower oxidation state, the stability of the lower यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाते हुए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है इन कंपैरिजन टू द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो गई डाउन द ग्रुप। उसका रीजन क्या है? व्हाई इट इज सो? क्या प्रॉब्लम आई और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये देता ही क्यों है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें थैलियम है। थैलियम तो +3 देता ही नहीं है, ये +1 ओनली देता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? लेट्स चेक इट आउट। तो कैन आई शिफ्ट द स्लाइड बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये देखो, दिस इज द बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ थैलियम? दिस इज अ 4f14, 5d10, 6s2 and the 6p1. This is the electronic configuration of the thallium. 4f14, 5d10, 6s2 and the 6p1. Okay, this is the oxidation state for this is the electronic configuration for the thallium.
अब क्या होता है ना थैलियम में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 4F का इतना पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है कि ऑलमोस्ट न्यूक्लियस का सारा चार्ज जाके 5D के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेगा। आगे से 5D का भी कोई बहुत अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है, वो जाके पकड़ लेगा 6S के इलेक्ट्रॉन को, बट 6S के इलेक्ट्रॉन्स की है गुड स्क्रीनिंग। इन दोनों का है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और यहाँ पे 6S के केस में क्या है, गुड शील्डिंग है ना। 6S के केस में ये बहुत अच्छे से शील्ड करता है। तो 6S के केस में अगर बहुत अच्छे से शील्ड करता है तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन 6p में प्रेजेंट है, तो 6p के इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस की कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, है ना। 6p में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इसको कोई न्यूक्लियस बहुत फोर्स से अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, ये तो एक तरह से मोबाइल या रैंडम इलेक्ट्रॉन है, बहुत कम न्यूक्लियस का चार्ज पहुंच रहा है वहां पे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का आयनाइजेशन हमें करना होता है तो हमें कौन से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं मिलते हैं, जो लूजली हेल्ड हो, है ना, जिन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की फोर्स बहुत ज्यादा ना हो। अब ये जो 6p का इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, और 6s के 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ स्ट्रांगली बाइंड कर लेता है। मींस 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो जाते हैं, और इस इफेक्ट का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट डू वी कॉल इट एज? दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट को क्या बोलते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन? द रिलक्टेंस ऑफ, अभी हम इसके डेफिनेशन लिख देते हैं, फ्यूचर में बस हम इसका नाम ऐसा ही लिख दिया करेंगे कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। द रिलक्टेंस ऑफ s orbital to take part in chemical combination. The reluctance of s orbital to take part in the chemical combination is called inert pair effect. Inert किसको बोलते हो तुम बेसिकली? जो रिएक्ट नहीं करता, जो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाइंड होके इनर्ट हो गए। तो थैलियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है? ओनली +1, क्योंकि थैलियम के पास क्या है, 4F। अब गैलियम और इंडियम भी +1 क्यों देते हैं, क्यों रीजन है? एल्यूमिनियम में मैंने क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई थी आपको? 3d10 बताया था, फिर 4s2 और p1 बताया था, फिर उसमें 4d10 बताया था, फिर s2 5s2 एंड p1 बताया था। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ ना, यहाँ पे भी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और d ऑर्बिटल जहां जहां पे भी होंगे वहां वहां पे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, और लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन तो इजिली लूज हो जाएगा, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए जहां जहां पे पुअर शील्डिंग वाले डी या एफ ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस हो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द प्रेजेंस ऑफ D and the F orbitals having poor shielding effect results in +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। अब हम इसका आंसर कुछ ऐसे लिखा करेंगे, थैलियम शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली due to the presence of inert pair effect. Due to the presence of इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो आपका थैलियम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +1, और डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे ना एक रीजनिंग क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे TL विच इज अ थैलियम OH3,
ये क्या एक्ट करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, और क्यों एक्ट करेगा? क्या लगता है आपको, वेदर इट वुड बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और द रिड्यूसिंग एजेंट? अगर हम TlOH3 देखें, यहाँ पे थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्या है? लेस स्टेबल। तो अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है तो थैलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोर स्टेबल में। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि TlOH बनाएगा, और उसमें से 2 OH नेगेटिव है जो वो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग हुआ कि +3 से +1, अगर +3 से +1 किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है तो व्हाट डू वी कॉल इट एज? हम इसे रिडक्शन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बताओ तो? रिडक्शन। यस, +3 से +1 मींस इसकी रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन हो रही है तो ये क्या एक्ट किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पहले ये कितना था? +3, अब कितना आ गया? +1 आ गया। तो +3 से +1, डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन, सो इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और इसका भी रीजन है, अगर वो पूछे व्हाई TlOH3 is unstable and acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका भी आंसर क्या है? एक लाइन का आंसर है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। करेक्ट और नॉट? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बियर कर पाता, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया तो वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। ठीक है, यस मैम। this is how you have to account for the answer of this question. Okay, after the thallium hydroxide, thallium +3 to thallium +1. So the next is ये oxidation state हो गया, तो अब one is the electronic atomic ionic size, ionization energy, oxidation state, इसको ले लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। इसका पहले एक क्वेश्चन एक चलो और आपसे पूछ लेते हैं इसका। B3+ मतलब बेरिलियम, जिसके केस में हमने बोला है अभी कि 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, B3+ डज नॉट फॉर्म वाई? बेरिलियम के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो बेरिलियम के केस में +3 फॉर्म होना चाहिए, पर ये फॉर्म नहीं हो पाता। वाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? The reason behind that is boron is small in size, beta. The boron is small in size. Its ionization energy, High. yes, its ionization energy is very high. So it is difficult for it to release the 3 electrons. Hence, B+3 doesn't form. Easily. बाकी तो देखो, ज्यादा एनर्जी देके तो कुछ भी बना लो, है ना। हाई एनर्जी अगर आप सप्लाई कर सकते हो तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर तो आप नॉर्मल गैस से भी निकाल सकते हो, बट वो फेवरेबल प्रोसेस नहीं होगी ना फिर। ओके, तो नाउ वी कैन गो फॉर नेचर ऑफ द कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड वैसे आपको यहाँ से भी क्लियर हो गया होगा। कैसे कंपाउंड बनाएंगे बेटा, किस टाइप के कंपाउंड बनाएंगे ये? नेचर ऑफ द कंपाउंड्स, हमने एस ब्लॉक में भी ये बात नोट करी है। वी हैव नोटिस्ड दैट कि फर्स्ट एलिमेंट होता है जो किसी भी ग्रुप का,
उसकी जो कंपाउंड है, उसके जो नेचर ऑफ द कंपाउंड है वो रेस्ट ऑफ द ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं. तो रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द कंपाउंड, द बोरॉन फॉर्म्स द कोवेलेंट कंपाउंड. Boron forms the covalent compounds down the group. The tendency to form ionic compounds increases due to the decrease in the ionization energy. डाउन द ग्रुप क्या होता है कि उनकी टेंडेंसी आयनिक कंपाउंड बनाने की बढ़ जाती है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है. बोरॉन अपने कंपाउंड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाता है, तो बोरॉन कैसे कंपाउंड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड बनाएगा. रेस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है वो क्या हो जाते हैं? आयोनिक. और डाउन द ग्रुप जैसे जैसे नीचे जाते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर घटता जाता है और आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है. बाकी तो हमें पता ही है कि वी हैव डन दिस कि कोई भी जो आपका कंपाउंड है वो 100% कोवेलेंट या 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट या आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कोवेलेंट में और कोवेलेंट रिवर्स, मतलब आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड है तो आयनिक डेवलप हो जाएगा. ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम में भी ऐसे ही है. AlCl3. AlCl3 कैसा कंपाउंड है? इज इट आयनिक और कोवेलेंट? अगर मैं ये लिखूं AlCl3 तो ये कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है? अरे बोलिए, व्हाट हैपेंड? आयनिक. हाँ, +3 होता है, ये -3 होता है. ठीक है ना. बाकी आपको पता ही है कि अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो एल्यूमिनियम 3+ होगा, तो फजान रूल के अकॉर्डिंग इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी. पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो वो नेगेटिव क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा. तभी मैंने कहा कि 100% कोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड्स हमें नहीं मिलते हैं. अच्छा चलो, ये तो नेचर ऑफ कंपाउंड की बात हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हमने कर ली. अब हम देखते हैं कुछ इसके इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे हैलाइड्स ले लेते हैं पहले. हैलाइड्स ऑफ द बोरॉन फैमिली. देखो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से ये बात क्लियर हो जाएगी. जैसे बोरॉन फैमिली में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है 3 हैलाइड हैं जिनसे ये कंबाइन करके BX3 इस टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मूला शो करेंगे. BX3 इसको क्या बोलेंगे बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज अ ट्राई हैलाइड्स. ठीक है, तो बोरॉन फैमिली फॉर्म द ट्राई हैलाइड्स ऑफ द फॉर्मूला. और जर्नल ग्रुप के लिए ना हम EX3 लिख सकते हैं. E का मतलब है सेंट्रल एटम. यहाँ पे E क्या रिप्रेजेंट करता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम. थैलियम मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि थैलियम में पॉसिबिलिटी नहीं है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, यानी कि T+1 देगा, TlCl बनेगा उसमें. तो ये हो गया. हम ये नॉन मेटल्स हैं. इसमें भी मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर का वही जनरल ट्रेंड होगा जैसे एस ब्लॉक में पढ़ते हो कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. अगर इसका ऊपर वाली मैटर देखे जाए तो बोरॉन नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखता है और नीचे जाते जाते आयनिक, इसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा. अच्छा चलो, हैलाइड्स ऑफ द बोरॉन वी नो दैट दिस इज अ ट्राई हैलाइड. अब देखते हैं पहले तो ट्राई हैलाइड की कैसी स्ट्रक्चर होगी. सबको पता है ना BX3 की कैसी स्ट्रक्चर होती है? कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा BX3 की? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या आ जाएगा? ट्राइगोनल. यस, दिस इज अ ट्राइगोनल प्लानर. ठीक है, सिमिलरली रेस्ट ऑफ द मेंबर्स भी ऐसे ही बनाएंगे. अब बोरॉन के कुछ हैलाइड्स देख लेते हैं. अच्छा, नेचर ऑफ द हैलाइड्स ऑफ द बोरॉन क्या होगा? नेचर ऑफ द हैलाइड्स ऑफ बोरॉन. देखो बेटा, बोरॉन हैलाइड्स acts as the Lewis acids.
है ना, ये तो क्लियर है ना आपको, बहुत बार पढ़ा है हमने। लुईस एसिड्स, रीजन क्या है बच्चा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या है इनके पास? लोन पेयर तो नहीं है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेकेंट ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि इनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना। ये कैसी स्पीशीज है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इनका ऑक्टेट। तो बेटा कितने हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, लेस देन 8 है ना। तो इन स्पीशीज को क्या बोला था हमने? हाइपोवैलेंट बोला था कि नहीं बोला था? हाइपोवैलेंट स्पीशीज। यस मैम। ओके। अब बोरॉन हैलाइड्स की कैसी नेचर है? लुईस एसिडिक नेचर है, मतलब उनके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड्स ऑफ बोरॉन, जैसे हमारे पास है BF3, फिर है BCl3, फिर है BBr3 और फिर है BI3। BF3, BCl3, BBr3, BI3। तो बेटा क्या देखा गया इसमें? अगर तो देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ यू आर चेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या आंसर आता है? देखो ये सही आंसर नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ, तो इसको वैसे ही ध्यान में रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देखा जाए तो ऐसे होना चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और उसके कंपैरिजन में क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन बहुत कम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच पाते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा कि बोरॉन में यहाँ पे ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट हो जानी चाहिए, तो इसको सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। It cannot be justified on the basis of the electronegativity. And what is the reason behind that? क्योंकि यहाँ पे बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और उसके साथ के हैलाइड के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? लेट्स चेक इट आउट। इज दिस ओके? कैन आई शिफ्ट द स्लाइड नाउ? यस मैम। अब देखो इसमें क्या होता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये हो गया क्लोराइड। बेटा इतनी बात तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाई है, बताओ ये तो इसके बेस पे ही नहीं है ना। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है। अभी तो मैंने बताना है किसकी बेस पे है। Yes, ma'am. बताओ, चलूं आगे? Yes, ma'am. ठीक, तो दिस इज अ BF3, दिस इज अ BCl3, दिस इज द BBr3 एंड दिस इज द BI3। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा। BF3 के केस में बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में, कहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है? पहले तो ये चेक करो, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है 2p, और फ्लोरीन में कहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? वो भी 2p में है। तो यहाँ पे 2p5 है, यानी कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो 5 है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर कर लिया, तो बाकी तो इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए ना। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. अब क्या होता है कि 2p और 2p का साइज तो सेम है, तो फ्लोरीन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन डोनेट कर देता है इन द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। बैक पाई बॉन्डिंग। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल से डोनेट हो रहा है बोरॉन के 2p ऑर्बिटल में, ठीक है।
बोरॉन के 2p एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ बैक पाई बॉन्डिंग। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोरॉन के पास तो वही 2p एम्प्टी ऑर्बिटल है, पर क्लोरीन के पास अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लोरीन के पास अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो अब 3p ऑर्बिटल में यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब देखा जाए तो फिर क्या होगा, अब आगे भी देख लेते हैं नेक्स्ट केस। बोरॉन के पास फिर से 2p ऑर्बिटल है और ब्रोमीन के पास अब की बार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4p ऑर्बिटल में, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। बोरॉन फिर से 2p और आयोडीन तो भाई उससे भी बड़ा हो गया फिर। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5p ऑर्बिटल में। अब आप मुझे बताओ, जब भी कोई बॉन्डिंग होती है तो ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सिमिलर होना चाहिए और सिमेट्री बिल्कुल मैच करनी चाहिए। सिमेट्री तो यहाँ पे मैच करती है, 2p में बॉन्ड बनता है, हमें पता है, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे एनर्जी का तो बहुत मिसमैच हो गया। अब ये देखो 3p से 2p चलो फिर भी इसने दे दिया, पर 4p से बहुत कम बॉन्डिंग होगी और 3p से तो ये दे ही नहीं पाएगा। दिस इज नॉट 3p, सॉरी 5p से तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा। तो यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि टेंडेंसी टू फॉर्म द बैक पाई बॉन्डिंग, tendency to form back pi bonding decreases कहां से कहां तक? decreases from कहां से कहां बेटा, बोलो। बोरोन टू yes, decreases from fluorine to बोरोन तो सभी में है, iodine, due to increase in the size of what? p orbital. Okay, due to increase in the size of the p orbital. p ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो जाता है तो बैक पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो इसमें अगर बैक पाई बॉन्डिंग बच्चों नहीं हुई तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो वैसे ही मेंटेन रही ना, इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ओवरकम नहीं हुई। ये लुईस एसिड तो अभी भी रहेगा, ये लुईस एसिड नहीं रहेगा। देखो लुईस एसिड कब था? जब इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल था, अब इसमें तो एम्प्टी p ऑर्बिटल है ही नहीं है। Tendency to form the back pi bonding decreases from the fluorine to iodine due to the increase in the size of the p orbital. पहली बात, ठीक है ना, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द p ऑर्बिटल के कारण बैक पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। सो द लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इसलिए लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो ऑर्डर में नेक्स्ट पेज पे लिख लूंगी, यू जस्ट नोट डाउन इफ यू आर टेकिंग अ नोट फ्रॉम इट। ओके जी, ओके, चलिए फिर तो इसका मतलब है बेटा ऑर्डर ऑफ द लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा बेटा, देखो अब BF3 में तो डेफिशिएंसी ओवरकम हो गई तो ये कम रहेगा, फिर उसके बाद आएगा BCl3, फिर उसके बाद आएगा BBr3, फिर उसके बाद आएगा Br3। आई एम अगेन रिपीटिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ये नहीं एक्सप्लेन होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे BF3 को सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड बनना चाहिए था, बट वो सबसे वीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, ये बैक पाई बॉन्डिंग के बेस पे एक्सप्लेन होता है। अब बैक पाई बॉन्डिंग का हमें प्रूफ कैसे मिलेगा, कैसे हमें पता लगा, देखो जरा। अब BF3 ऐसा था, मैंने आपको बताया था ना, ये हाइपोवैलेंट स्पीशीज है ना, और ये ऑक्टेट थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता है। अब हमने आज एक नई चीज सीख ली कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में दे रहा है। तो अगर ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में दे रहा है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अभी तो हम बार बार बोल रहे हैं ना बैक पाई बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एक सिग्मा एक पाई, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 तो यहाँ पे आ गए, 5 6 तो 6 आ गए, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। बाकी जो फ्लोरीन एज इट इज है, तो बच्चा जी यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। व्हाई इट इज अ नेगेटिव चार्ज? कि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। सी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ बोरॉन? 1 2 3 4।
स्ट्रक्चर्स क्या करेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं एक बार डबल। इन सभी में तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल वैसे ही हैं, 3 3 4 5 तो ये प्लस हो गया आपकी बार, और ये आपके पास हो गया, इसको वैसे ही बना लेते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप में। ये एफ एज इट इज आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट में क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, तो रेजोनेंस आ गया। आपने देखा होगा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर बेटा, याद है, केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी दो एटम्स के बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको ले लो, डिवाइडेड बाय द टोटल स्ट्रक्चर्स कितनी है। मैंने बी और एफ को यहाँ से पकड़ लिया है, तो ये देखो ये सब्जेक्ट बी एफ है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द बोरॉन एंड द फ्लोरीन in all the structures divided by the total resonating structures. Total resonating structures. अब नंबर ऑफ द बॉन्ड्स कितने हैं ये भी देख लो, 2 3 4 डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रक्चर कितनी है 3, तो ये आ गया 1.3। देखो नॉर्मली हम कैसे मान के चले थे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और आंसर क्या आया कि ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये 1.3 बॉन्ड है। 1.3 बॉन्ड का मतलब होता है कि एक बॉन्ड कंप्लीट और एक बॉन्ड 1/3 टाइम्स। तो ऐसे ही ये एक जो बॉन्ड था जिसको हम डबल बोल रहे हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें पता लगा कि ये 0.3 हर जगह पे है। तो यानी कि ये इसकी जो बॉन्ड लेंथ एक्चुअली में कैलकुलेट की गई, बॉन्ड लेंथ इसकी सिंगल बॉन्ड से कम है, ठीक है, और डबल बॉन्ड से ज्यादा है। इन बिटवीन द सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। आप सबको ये बात पता है ना केमिकल बॉन्डिंग वाली, कि सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, डबल उससे छोटा हो जाता है, ट्रिपल और छोटा हो जाता है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में आई, विच क्लियरली शोज दैट कि इसमें बैक पाई बॉन्डिंग होती है, और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next question is BF4 negative is formed. Why? अब ये BF4 नेगेटिव क्यों फॉर्म होता है, यानी कि बोरॉन ऐसे हैलाइड क्यों देता है टेट्रा। अभी तो हमने BF3 की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ये BF4 नेगेटिव कैसे फॉर्म हो गया। बोरॉन, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो गया बोरॉन टेट्रा फ्लोराइड। ठीक है बेटा, बोरॉन टेट्रा फ्लोराइड के फॉर्म होने का भी यही रीजन है। देखो BF3 क्या था, लुईस एसिड था। लुईस एसिड क्यों था, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब ये जो F नेगेटिव है ना, F नेगेटिव ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब इस पे है इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो ये क्या करेगा कि इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यानी कि बेसिकली ये लुईस बेस ही तो है, ठीक है ना। इसने बैक पाई बॉन्डिंग से नहीं, इसने क्या किया, इसने फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे डोनेट कर दिया। तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होने से लुईस एसिड बेस रिएक्शन हुआ, तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ BF4 नेगेटिव। तो BF4 नेगेटिव इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि BF3 एक लुईस एसिड है जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और ये F नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ पे एक लुईस बेस हो गया। तो ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में देता है। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जब आप जो आप पीछे पढ़ के आए हो, बस वहां पे विद इन द मॉलिक्यूल हो जाती है ये बॉन्डिंग, यहाँ पे एक्सेप्टेड से स्पीशीज इसमें आते हैं, ठीक है। ये तो Yes, ma'am. बोरॉन टेट्राफ्लोराइड की बात। नाउ द हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। Regarding the halides of aluminium,
एल्यूमिनियम का हैलाइड हो गया, जैसे AlCl3 हम बनाते हैं, ठीक है, वो भी बोरॉन की तरह ही है, बोरॉन की भी 3 वैलेंसी है, इसकी भी 3 वैलेंसी है, सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि AlCl3 डाइमराइज whereas BCl3 does not. Why? Does not. Why? AlCl3 डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज होने का मतलब है कि इसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन कर गए, डाइमराइज। और BCl3 डाइमराइज नहीं होता, कभी B2Cl6 एग्जिस्ट नहीं करता, Al2Cl6 एग्जिस्ट करता है। अब देखो AlCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर, जिसका फॉर्मूला जाएगा Al2Cl6। अब इसका रीजन क्या है, पहले AlCl3 की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है आपका एल्यूमिनियम, 1 क्लोरीन हेयर, 1 क्लोरीन हेयर, 1 क्लोरीन हेयर। ये है दूसरा एल्यूमिनियम, 1 क्लोरीन हेयर, 1 क्लोरीन हेयर, 1 क्लोरीन हेयर। And the electronic configuration of the aluminium is 3s2 3p1। आपने देख लिया होगा कि थर्ड शेल है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक एडवांटेज है कि इसके पास है वेकेंट d ऑर्बिटल। यहाँ पे भी 3s2p1 है और 3d0, तो इसके पास भी क्या है, एक वेकेंट d ऑर्बिटल है। दोनों एल्यूमिनियम सेम है, तो यहाँ पे होगा एक वेकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, मैं पूरा d ऑर्बिटल नहीं बना रही हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं सिर्फ एक लॉ भी बना देती हूँ। तो ये इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल। इसी तरीके से जो व्हाइट वाला है इसके पास भी है एक वेकेंट ऑर्बिटल। अब क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन को के पास तो आपको पता है कि ये हैलोजन है, इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन क्या करता है कि अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। यहाँ से ये क्लोरीन क्या करता है कि अपना एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो जब इस स्ट्रक्चर को एनालाइज किया गया तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसी थी कि एल्यूमिनियम के साथ 2 क्लोरीन इधर और 1 क्लोरीन ये तो 3 है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, बट ये वाला क्लोरीन इसको एक डेटिव बॉन्ड दे रहा है और ये वाला क्लोरीन इसका यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ द डेटिव बॉन्ड। और ये डेटिव बॉन्ड कहाँ से कहाँ बना हुआ है ये भी देख लो, किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपके पास। हाँ, वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पे एम्प्टी d ऑर्बिटल भी है और एम्प्टी p ऑर्बिटल भी है, तो किसमें अप्रोप्रिएट बॉन्डिंग होगी बताओ। अगर ये p में भी ले सकता है d में भी ले सकता है, तो किस में लेगा इलेक्ट्रॉन, p में ले सकता है ना। यस, पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन ले सकता है इसमें। बाकी ये बड़ा एटम है ना, तो इसमें रिपल्शन नहीं होगी। अगर कोई रिपल्शन के चांसेस है तो इलेक्ट्रॉन कैन वेरी वेल शिफ्टेड टू दैट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे शिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाता है डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट विल डाइमराइज। अब बोरॉन क्या ऐसा कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। आप बोल सकते हो ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ एल्यूमिनियम एंड द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल भी लिख सकते हो। एम्प्टी ऑर्बिटल तो बोरॉन के पास भी है, बट वो साइज इतना छोटा है कि वो 6 क्लोरीन को अकोमोडेट नहीं कर सकता है अराउंड इटसेल्फ। इन द केस ऑफ बोरॉन the size is very small in comparison to aluminium। ठीक है, और इसमें एक और फैक्टर भी है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल भी है ना, वो तो स्मॉल साइज में भी आ जाता है। एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी तो वो इलेक्ट्रॉन अपने कहीं भेज भी नहीं सकता। ठीक है, so it will not dimerize।
AlCl3 में कोवलेंट because of the increase in the size of the aluminium metal atom complete their octet by coordinating bond. And yes, this is what we had discussed. Why you have written this? This is the same thing na beta that we have just discussed. एल्यूमिनियम बड़ा है, वो अकोमोडेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बने हैं क्लोरीन से लेके एल्यूमिनियम की तरफ. यस करेक्ट. अब क्वेश्चन ये है कि देखो कैसे कंपाउंड बनाए. ओके बेटा ठीक है. कैसे कंपाउंड बनाए. बोरॉन ने बिल्कुल कोवेलेंट कंपाउंड बनाया. एल्यूमिनियम का भी AlCl3 कोवेलेंट है क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ होगा, पोलराइज कर देगा और वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा अकॉर्डिंग टू द फजान रूल. अब एल्यूमिनियम 6 भी फॉर्म करता है जैसे AlF6 3 नेगेटिव. दैट ऑल्सो फॉर्म्ड. वाई. अभी तक तो बात थी डायमराइज होने की. फॉर्म्ड वाई. ये भी फॉर्म होता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. Okay, everybody has to mute themselves in order to maintain the decorum ना बेटा. Mute रहा करो. AlF6 3 negative is formed. Why? Aluminium की देखो 6 बॉन्ड भी बना लेता है. 6 फ्लोरीन के साथ भी ये accommodate कर लेता है. Why it can accommodate up to the 6? अब यहाँ पे क्या रीजन है. Because it has a d orbital in its valence shell. यहाँ पे स्पेशली आंसर d ऑर्बिटल आएगा. लास्ट वाले में साइज आएगा क्योंकि लास्ट वाले में देखो एम्प्टी ऑर्बिटल क्या था. लास्ट वाले में एम्प्टी ऑर्बिटल p था. एल्यूमिनियम के पास भी Mp3p था, बोरॉन के पास भी Mp2p था. ठीक है ना. बट डिफरेंस क्या था कि बोरॉन का साइज इतना छोटा है, वो इतने सारे क्लोरीन को या फ्लोरीन को एकोमोडेट नहीं कर पाता. पर यहाँ पे तो 6 वैलेंसी है ना. अब 6 वैलेंसी तो पी में कवर अप नहीं हो पाएगी, है ना. तो AlF6 3 नेगेटिव इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वेकेंट d ऑर्बिटल. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल. ठीक है. और BF6 3 नेगेटिव इज नॉट फॉर्म्ड. इसका रिवर्स आंसर दे दो. इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू द Absence of vacant d orbital. हाँ जी बिल्कुल. एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल. ठीक है. एल्यूमिनियम के केस में ये कॉम्प्लेक्स भी बनाता है. लेट मी शो यू. ये हटा दो बेटा शीट. इज दैट क्लियर टू यू. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे ना AlH2O6 3+ दिस टाइप का कंपाउंड भी बनाता है. यहाँ पे भी एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है बच्चा. कितने स्पीशीज के साथ कंबाइन कर रहा है ये. 6. 6 के साथ. एल्यूमिनियम शो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देते हैं इसको, है ना. कोऑर्डिनेशन नंबर हियर. और ये आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा तो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा 12th में, है ना. Yes. तो ये Yes. टाइप का Yes. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसका भी रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ओनली. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स. So these are the some of the properties of the halides of the boron family. BF4 नेगेटिव क्यों बनता है, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 6 क्यों नहीं बनता, दिस एंड दैट. ओके, लेट मी आस्क वन ऑफ द 2 क्वेश्चंस फ्रॉम यू. लाइक in the B2H6,
आपको बताना है कि कौन सी ट्रू ऑप्शन है इसकी नेचर के बारे में। पहला है कि इसमें सब बीएच बॉन्ड सेम है। दूसरा है ये फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि बोरॉन मैक्सिमम 3 वैलेंसी दिखाता है। तीसरा है कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ बीएच बॉन्ड्स हैं और 2 BHB बॉन्ड्स जो हैं वो वीक हैं। तीसरा है कि इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी ही है जैसे इथेन की स्ट्रक्चर है। तो आई एम गोइंग टू जनरेट अ पोल बेटा। ओके, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। मैम सबमिट नहीं हो रहा। जिस स्टूडेंट का सबमिट नहीं हो रहा है वो स्टूडेंट मुझे चैट बॉक्स में भेज सकता है, बाकी जिसका हो रहा है इट्स ओके। Still everybody has not done. Okay, I am ending the poll. Similar से results हैं in all the options. But C option is correct. B2S6 C2H6 नहीं बन सकता है क्योंकि बोरॉन और कार्बन डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। सारे BH बॉन्ड सेम नहीं है। हाँ सही है, बोरॉन की 3 वैलेंसी है, पर तब भी ऑप्शन बी सही नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है जिसमें बनाना बॉन्ड बनता है और 2 BHP बॉन्ड इसमें वीक होते हैं। तो क्विकली विल टेक अ वन मोर क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए
Okay, still everybody has not done, but answer almost सब बच्चों ने सही दिया है. कुछ बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने गलत दिया है. 1, 2 and 4 ऑप्शन को कहा है. मैंने आपको पहले ही बताया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे नहीं होगा बेटा. So here option C is correct, absolutely correct. Okay, this is all for today, and rest will continue in the next class. Okay, beta.